नमस्कार मित्रों, आलोचना संग्रह फूल सी कोमल वज्र सी कठोर के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्त्री विमर्श और प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद की दृष्टि में स्त्री विमर्श किस रूप में था, उन्होंने किस तरह स्त्री की समस्याओं को, उनकी महत्ताओं को समाज के सामने रखा है। 21वीं सदी अपने साथ जो अनुगूंज लेकर आई वह स्त्री विमर्श की थी। जाना पहचाना शब्द है, लगभग 20 वर्षों से निरंतर सुनते आ रहे हैं हम सब। मित्रों, यहाँ मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि यह आलेख 2014 में गगनांचल पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ समय का जो क्रम है वह 1 दशक पूर्व का अंकित है, अभी का नहीं। आम आदमी समझ नहीं पाता कि यह विमर्श क्या है, स्त्रियों के लिए इसकी क्या जरूरत है। विमर्श वीर संधि मृष संधि ध, अतएव विमर्श का व्युत्पत्ति परक अर्थ है सोचना, समझना, आलोचना करना। बृहत हिंदी कोश के अनुसार विमर्श का अर्थ है विचार, विवेचन, परीक्षा, तर्क, ज्ञान, शिव, चरम बिंदु। आधुनिक हिंदी शब्दकोश के अनुसार विमर्श का अर्थ सोच विचार कर किसी तथ्य या वास्तविकता का पता लगाना है। स्त्री विमर्श यानी स्त्रियों की स्थितियों पर चिंतन मनन। आधुनिक काल के आरंभ से लेकर अब तक, यूं कहें कि भारतेंदु काल से लेकर अब तक स्त्री की ह्रासोन्मुख स्थिति पर जाने कितनी बात हुई और हो रही है, और उनके उत्थान के विचार को केंद्र में रखकर अनगिनत रचनाएं भी हुई। इनमें प्रेमचंद का नाम वैसे ही उभर कर आता है जैसे गहन कालिमा के बीच प्रकाश का स्फुटन। प्रेमचंद का लेखन काल 1900 ईस्वी से आरंभ होकर 1936 ईस्वी तक अबाध गति से चलता रहा। यह समय भारतीय समाज में दलित एवं स्त्री वर्ग के लिए दोहरी गुलामी का समय था। यह समय भारतीय समाज में दलित एवं स्त्री वर्ग के लिए दोहरी गुलामी का समय तो था ही। इस समय स्त्रियां एक साथ उपनिवेशवाद और सामंतवाद की चक्की में भी पिस रही थीं। विश्व इतिहास रहा है कि जो भी समाज गुलाम रहा उसकी स्त्रियों ने अधिक दंश झेली। वॉल्टर बेंजामिन के शब्दों में संस्कृति के दस्तावेज प्रायः बर्बरता के दस्तावेज होते हैं। स्त्री समस्या पर प्रेमचंद की दृष्टि कितनी पैनी थी, और उन्होंने उपनिषद काल से लेकर अपने समय तक की समस्याओं के प्रतिरोध के लिए नारी को किस तरह वाणी दी, यह जानने के पहले वैदिक काल से अब तक के समाज पर एक दृष्टि डालना अपेक्षित है। पुस्तकीय साक्ष्य देखें। यथा सिंधुर्दीना साम्राज्यम सुषुवे वृषा एवं त्वं साम्राज्ञै धि प्रत्युर्हस्त परेत्य च। इस मंत्र से तत्कालीन समाज में स्त्री की गरिमापूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 600 ईस्वी पूर्व रचित उपनिषद में नारी शब्द का प्रयोग तक नहीं, किंतु जिस आधार पर सृष्टि को प्रमाणित किया गया उसमें नारी तत्व सर्वत्र व्याप्त है तथा नर के समान महत्वपूर्ण भी है। यह नारी तत्व सर्वशक्तिमान परमात्मा के रूप में ही गृहीत हुआ है। नर सर्वशक्तिमान कहलाता है और नारी उसकी शक्ति। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के संवाद में कहती है
क्या सारी वसुंधरा मेरी हो जाने पर भी मुझे अमृतत्व प्राप्त हो सकेगा? स्मृति काल में स्त्रियों को उपनयन संस्कार और शिक्षा क्षेत्र में बेदखल करने की कूटनीति शुरू हुई। शिक्षा के अभाव के कारण स्त्रियों की बुद्धि पुरुषों की अपेक्षा बहुत हीन हो गई है, जिनमें धर्म अधर्म के ज्ञान का अभाव रहता है। अतः उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। स्त्रियों के लिए पति ही यज्ञ है, पति ही उपवास, पति की सेवा से ही वे स्वर्ग लोक में पूजित हो सकती हैं, आदि आदि बातें। पत्नी शब्द, जो कि स्त्री के पति के साथ निकट यज्ञ संबंध का द्योतक था, के स्थान पर भार्या एवं जाया शब्द प्रयुक्त होने लगा। भार्या और पोष्या दोनों शब्द ही स्त्री के पति पर निर्भरता के सूचक हैं, और जाया शब्द का प्रचुर प्रयोग पत्नी के प्रजनन कार्य के महत्व को बल देने एवं पुष्ट करने का प्रबल प्रयास है। ऐतिहासिक मध्यकाल के अंतर्गत साहित्यिक संदर्भ में वर्गीकृत आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल तत्कालीन परिवेश को समुचित रूप में समाहित कर लेता है। स्त्री साहित्य का आदिकाल साक्ष्य है कि उस समय स्त्री वस्तु के रूप में मान्य थी। पति धर्म पालन सर्वोच्च शिखर पर था। सती प्रथा जोर पर थी। मुगल काल एवं अन्य आक्रमणकारियों के हमले ने सतीत्व की रक्षा भावना तथा पर्दा प्रथा को बढ़ाया। रूढ़ियां मजबूत हुई। मुख्य पूजा के अधिकार से दलित और स्त्री वंचित कर दिए गए। निर्णय का अधिकार तो पहले ही छीन लिया गया था, उन्हें तो सिर्फ पालन करना था, पुरुष द्वारा निर्धारित नियमों का पालन। और यह स्थिति न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व की स्त्रियों की थी। हजरत मोहम्मद साहब की उक्ति, जो स्त्रियां पति के द्वितीय विवाह के प्रति ईर्ष्या ना करके सब्र किया करती हैं, उन्हें अल्लाह की ओर से इनायत बरती जाएगी। आगे देखें, महिलाओं का मस्जिद जाकर नमाज अदा करने की इजाजत इस्लाम धर्म भी नहीं देता। कुछ मिलती जुलती स्थिति ईसाई धर्म की नींव रखते समय उपजी और अभ्यंश रूप में आज भी कायम है। वहां भी स्त्रियां पहले सर्वोच्च स्थान पर थीं। कालांतर में उन्हें पापन और नरकद्वार मान लिया गया था। बाद के आंदोलनों ने उन्हें कुछ राहत दी। कुछ ऐसे विचार हमारे संत और चिंतकों के भी हैं। कबीर तमाम रूढ़ियों का प्रतिरोध करते रहे, किंतु नारी के विषय में उनकी दृष्टि संकुचित ही रही। देखें उनका एक दोहा, नारी नसावे तीनी सुख, जो नर पासे होई, भगति मुकुति निज ज्ञान में, पैसी न सकल कोई। इसी तरह तुलसीदास तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के अनुचर बने अपने आराध्य श्री राम से कहलवाते हैं, राखिया नारी जदपि उर्माही, जुवती शास्त्र निरपति बस नाही। कबीर तुलसी और सूर समकालीन थे, किंतु सूरदास ने स्त्री को पुरुष वर्चस्व से अलग रखकर उनकी निजता और आत्म अभिमान को बनाए रखा। उनकी अस्मिता को हाशिए पर जाने नहीं दिया। इतना ही नहीं, यौन शुचिता की अवधारणा एवं पतिव्रत धर्म पालन से भी उन्हें दूर रखा। उनकी राधा वह गोपियां विवाहित थीं, फिर भी कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का उन्होंने प्रतिपादन किया और सामंती मूल्यों पर कुठाराघात किया। हाँ, उन्होंने प्रेम को जो ऊंचाई दी वह देह विमर्श के घेरे से कहीं ऊपर थी और वर्तमान स्त्री विमर्श से कहीं व्यापक। इस संदर्भ में प्रेमचंद भी कहीं कहीं सूरदास के निकट नजर आते हैं। यह अलग बात है
यह अलग बात है कि अध्यात्म के रंग में रंग कर उनके पदों ने भक्त जनों का हृदय तो आलोड़ित किया, किंतु सामाजिक जागृति नहीं आ सकी। किंतु इसे स्त्री विमर्श का आगाज तो कह ही सकते हैं, जिसकी झंकार परवर्ती काल में सुनाई पड़ती है। मध्यकाल में ही रूढ़ियों को धता बताने वाली मीराबाई ने न केवल पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर चोट की, बल्कि अपनी निष्ठा के अनुरूप जीवन यापन कर स्त्री चेतना की जागृति का शंखनाद भी कर दिया। वर्तमान स्त्री विमर्श मीरा की कृतियों तथा उनके जीवन में देखने को मिलता है। मीरा का स्त्रीवादी विमर्श आधुनिक विमर्श से कहीं आगे चला जाता है। प्रेमचंद ने मीरा की सात्विक जागृति की झलक अपने स्त्री पात्रों में दिखाई है। प्रेमचंद मानते थे कि स्त्रियों के बिना भारतीय समाज का कोई विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार हमें अपनी आजादी और सुख की चिंता है, उसी प्रकार हमें स्त्रियों की भी चिंता करनी होगी। उन्हें इस स्थिति में पहुंचाना होगा कि वे स्वयं अपनी चिंता कर सकें। मित्रों, रीतिकाल में नारी सौंदर्य आकर्षण से परिपूर्ण भोगी जाने वाली वस्तु मात्र नजर आती है, किंतु नवजागरण की अस्फुट स्वर लहरी हवा में तैरने लगी थी। 19वीं सदी में जिसका प्रस्फुटन और 20वीं सदी में जिसका विस्फोट हुआ, आज जागृति की उसी लहर को हम स्त्री विमर्श का नाम दे रहे हैं। प्रेमचंद का काल राष्ट्रीय जागरण का काल था। सामाजिक जागृति का शंखनाद हो चुका था। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महर्षि घोंडो केशव कर्वे आदि महात्मन समाज सुधारकों ने स्त्री चेतना को झकझोरा। उन्हें शिक्षित करने हेतु तमाम बाधाएं झेली, किंतु जुटे रहे। महिला विश्वविद्यालय, विडो रीमैरिज एसोसिएशन आदि की स्थापना के साथ ही बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा तथा कन्या वध उन्मूलन के सार्थक प्रयास हुए। महिलाओं में जागृति आई। कालांतर में महिलाओं ने सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका विस्तृत रूप हमें प्रेमचंद की कृतियों में देखने को मिलता है। प्रेमचंद एक ओर महात्मा गांधी के अनुयायी थे, तो दूसरी ओर आम्बेडकर के कुछ उसूलों को स्वीकारते थे। स्त्रियों की बेहतर स्थिति के लिए उन्हें जो विचार, जो मार्ग उचित लगे, उन्होंने अपनाया। ध्येय केवल महिलाओं के उत्थान का था। मध्य युग में स्त्रियों की जो दुर्दशा हो चुकी थी, उसकी पुनरावृत्ति पर गुलाम भारत के इन महामानवों के प्रयासों ने रोक लगा दी। प्रेमचंद इसी परिवेश में तपे, सधे और उनकी लेखनी कुंदन हो गई। न केवल लेखनी, व्यवहारिक जीवन भी उन्होंने समर्पित कर दिया। हर एक कुरीतियों के विरोध एवं प्रतिरोध में वे उठ खड़े हुए। स्त्रियां अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने लगी। शिक्षा ने ज्योति दी और नए कानून ने संबल। दहेज के एक प्रसंग में उन्होंने लिखा, हमें तो इसका एक ही इलाज नजर आता है, और वह यह कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। उसी तरह जैसे हम अपने लड़कों को छोड़ देते हैं, उनको विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए, जैसे कि युवकों के विषय में उनके पथ भ्रष्ट हो जाने की हम परवाह नहीं करते। इसी प्रकार हमें लड़कियों पर भी विश्वास करना चाहिए। प्रेमचंद ऐसी जागृति के लेखक हैं जो मानते हैं कि पुरुष स्त्री के बिना नहीं चल सकता और स्त्री का भी बराबर का अधिकार है।
फरवरी 1931 ईस्वी को लिखे अपने एक लेख नारी जाति के अधिकार में उन्होंने लिखा है, पुरुषों ने नारी जाति के स्वत्वों का अपहरण शुरू कर दिया, लेकिन राष्ट्रीयता और सद्बुद्धि की जो लहर इस समय आई हुई है वह इन तमाम भेदों को मिटा देगी और एक बार फिर हमारी माताएं उसी ऊंचे पद पर आरूढ़ होंगी जो उनका हक है। महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जब तक पुरुषों और स्त्रियों के पास बराबर अधिकार नहीं है और स्त्रियों को जन्म से असमान माना जाता है, यह देश के आधे हिस्से को अपंग बनाने के समान है। स्त्रियों का शोषण और कुछ नहीं, अहिंसा के सिद्धांत को छिन्न भिन्न करना है। मैं स्त्रियों के प्रश्न पर समझौता नहीं करूंगा। प्रेमचंद का युग तलाक बिल का प्रत्यक्षदर्शी है। अपने लेख नारी जाति के अधिकार में उन्होंने लिखा था, तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी जायदाद पाए और मौरूसी जायदाद हो तो उसका एक अंश। प्रेमचंद ने तलाक के विषय में विवेचन करते हुए स्त्री पुरुष के संबंध को एक नई परिभाषा दी है। ज्यों-ज्यों उनमें, यहाँ उनमें से तात्पर्य स्त्रियों से है, ज्यों-ज्यों उनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है, उनमें अपनी वर्तमान अधोगति से विद्रोह उत्पन्न हो रहा है और तलाक की मांग उसी विद्रोह का सूचक है। पुरुषों को अब उनसे समझौता करना होगा। उनकी शिकायतों की अवहेलना करके अब वे अपने पुरुषत्व को कलंक से बचा नहीं सकते। इस संदर्भ में नैना और सुखदा, जो कि कर्मभूमि उपन्यास की पात्र है, प्रमुख पात्र कहना उचित होगा, उनका संवाद उल्लेखनीय है। नैना कहती है, तुम कहती हो पुरुष के आचार विचार की परीक्षा कर लेनी चाहिए, क्या परीक्षा कर लेने से धोखा नहीं होता? आए दिन तलाक क्यों होते रहते हैं? सुखदा कहती है, तो इसमें बुराई क्या है? यह तो नहीं होता कि पुरुष गुलछर्रे उड़ाए और स्त्री उसके नाम को रोती रहे। सुखदा की उक्ति को गोदान की पात्र मीनाक्षी में आधार मिलता है। यद्यपि स्वयं वह आगे चलकर दुख के बाद भी उस बंधन में स्वयं को डाले रखकर खुश होती है और इस बंधन में डाले रखना सुखकर बताती है। सुखदा का पति अमरकांत उसकी जिंदगी में लौट भी आता है, किंतु सुखदा की भावाभिव्यक्ति 20वीं सदी के तीसरे दशक की सुशिक्षित स्त्री की विक्षोभपूर्ण अभिव्यक्ति है। मीनाक्षी जब पति के व्यवहार से तंग आकर अलग रहने और तलाक लेने का फैसला करती है तो अपने गुजारे के लिए वह अदालत में आवेदन भरती है। इस पर उसका पति उसके चरित्र पर लांछन लगाता है। पति से आहत मीनाक्षी केस जीतने के बाद पति के घर में घुसकर उसे, नाचती वेश्या को और उसके गुर्गों की डंडे से पिटाई करती है। मित्रों, इस कड़ी को आज यही विराम देती हूँ। इस आलेख को अगली कड़ी में हम फिर सुनेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।